स्वागत है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज के क्लास में हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में समझेंगे। तो शुरू करते हैं जमींदारी व्यवस्था के से। तो पहला क्वेश्चन, इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम किसने आरंभ किया? तो फार्मिंग सिस्टम वारेन हेस्टिंग्स ने आरंभ किया। कब? तो 1772 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट, बंगाल में पंचवर्षीय बंदोबस्त किसने लागू किया? तो वारेन हेस्टिंग्स ने किया। कब? तो 1772 ईस्वी में। किसे अस्थायी बंदोबस्त के जनक के रूप में जाना जाता था? फिलिप फ्रांसिस को, फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल को। किसे? तो फिलिप फ्रांसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था कब लागू किया? तो 1790 ईस्वी में। कब लागू किया? 1790 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके प्रशासन काल में अस्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन काल में अस्थायी बंदोबस्त स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट कब लागू किया गया? तो कॉर्नवालिस द्वारा लागू किया गया 22 मार्च 1793 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अस्थायी बंदोबस्त में किसके साथ समझौता किया गया? तो जमींदारों के साथ। ठीक है, किसके साथ? तो जमींदारों के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अस्थायी बंदोबस्त के अन्य नाम क्या सब थी? तो इस्म-तरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी। इसके अलग अलग नाम थे, इस्म-तरारी, जागीरदारी, मालगुजारी एवं विस्वेदारी। ये नाम कहीं पर लिखा रहता आप समझिएगा ये अस्थायी बंदोबस्त की ही बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, चिर अस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किया। इसका क्या कारण था? तो जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था, इसलिए उन्होंने पट्टा जारी नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रकृति में बढ़ोतरी देखी गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? तो जमींदारों का भू क्षेत्र निर्धारित न होना। ठीक है, अब एक अलग नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्यास्त कानून से क्या अभिप्राय है? तो सूर्यास्त कानून से आप क्या समझते हैं? तो इससे हम समझेंगे, अस्थायी बंदोबस्त के अनुसार अगर लगान एक निश्चित दिन तक सूर्यास्त तक जमा नहीं हुआ तो जमींदारी की नीलामी की जा सकती है। कब से लागू हुआ? तो 1794 ईस्वी से यह लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसने शिकायत की थी भू राजस्व के दुष्प्रभाव के कारण 1/3 बंगाल वनचरों के निवास योग्य जंगल में परिवर्तित हो गया? तो यह शिकायत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। नेक्स्ट व्यवस्था हम लोग रैयतवाड़ी व्यवस्था पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन इससे जानेंगे, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे। तो कौन कौन संबंधित थे इससे? तो अलेक्जेंडर रीड 1793 ईस्वी, उसके बाद टॉमस मुनरो 1809 से 1809 और 1820 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थे? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से वो संबंधित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो ब्रिटिश शासन के भारत में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह कहाँ प्रचलित था? तो पश्चिम भारत तथा दक्षिण भारत में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ की? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VI है, ये याद रखिएगा। मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता था। तो रैयतवाड़ी प्रथा में यह सिस्टम था। ठीक है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही तथ्य क्या सब है? तो किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे पर भूमि देती थी। कर लगाने के पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। ठीक है, अब आगे देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट, महलवारी व्यवस्था। पहला क्वेश्चन इससे, भारत में तालुकदारी महलवारी पद्धति का जन्मदाता किसे माना जाता था? हॉल्ट मैकेंजी। क्वेश्चन याद रखिएगा, महलवारी प्रथा पद्धति का जनक हॉल्ट मैकेंजी 1819 1822 में लागू होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, महलवारी व्यवस्था के बारे में सत्य कथन क्या सब है? तो यह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत, ये 3 जगह पंजाब के बड़े हिस्से, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत में लागू किया गया। और नेक्स्ट, भूमि ग्राम समुदाय के साथ संयुक्त रूप से संबंध थे, जिसे तकनीकी रूप से सह-हिस्सेदारी को शेयर्स का ढांचा कहा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट की बात कर ले, तालुकेदारी व्यवस्था का संबंध किससे था? तो अवध से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत में सिंचाई का अग्रदूत किसे माना गया? तो सिंचाई का अग्रदूत दक्षिण भारत में सर आर्थर कॉटन को माना गया।
आगे देख लेंगे असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी के स्थापना 1839 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब परिभाषित किया? तो 1885 ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि किराएदार अधिनियम परिभाषित किया गया, तो 1885 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया? तो 1900 ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया 1900 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है? तो भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के कारण भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए, मतलब कपड़ा का उद्योग नष्ट हो गया पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत और अंग्रेजी शासन का एक परिणाम क्या था? तो भारतीय कृषि का वाणिज्यिकरण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश काल में कृषि भूमि का स्वामित्व किसके पास था? तो कृषि भूमि का स्वामित्व ब्रिटिश काल में था व्यक्तिगत कृषक, जमींदार तथा ग्राम समुदाय के पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त से क्या हुआ था? तो अंग्रेजों का समर्थन करने वाले कुलीन तंत्र का निर्माण हुआ था। ठीक है, अब आगे बात कर ले किस ब्रिटिश अधिकारी ने उत्तर भारत में व्याप्त अनिश्चित भू संपत्ति की स्थितियों के बारे में यह लिखा कि इस क्षेत्र की भूधारक संपत्ति एक अत्यधिक व्यापक एवं दुखद क्रांति से ग्रस्त हो चुकी है? तो ये बात किसने की? तो हॉल्ट मैकेंजी ने की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो औद्योगिक क्रांति के औद्योगिकरण के संदर्भ में सही बातें क्या सब है? तो यह प्रक्रिया 1813 ईस्वी में प्रारंभ हुई। तो औद्योगिकरण 1813 ईस्वी में स्टार्ट होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारों की समाप्ति ने इस प्रक्रिया को तेज किया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1813 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया। चाय और चीन को छोड़ के, किसको छोड़ के? चाय और चीन को छोड़ के कंपनी का एक अधिकार 1813 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बंगाल में किन दस्तकारों पर अंग्रेजों ने अत्याचार किए थे? जुलाहों पर। किन पे अत्याचार किए थे? जुलाहों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे? तो रमेश चंद्र दत्त। बुक वाली क्वेश्चन याद रखिए आप लोग, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक थे रमेश चंद्र दत्त। आगे देख लेंगे ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है? तो ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड को कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आप लोग याद रखिए। ब्रिटिश भूमि व्यवस्था का पिता मार्टिन बर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में धन निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में धन निकासी के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1896 ईस्वी में। ठीक है, आगे बात कर ले भूमि व्यवस्था उसके प्रवर्तक, मतलब जो भूमि व्यवस्था उनका जनक। इजारदेरी व्यवस्था की शुरुआत करने वाले वारेन हेस्टिंग, स्थायी बंदोबस्त को शुरुआत करने वाले लॉर्ड कॉर्नवालिस, रैयतवारी बंदोबस्त को शुरुआत करने वाले टॉमस मुनरो, महालवारी बंदोबस्त को शुरुआत करने वाले लॉर्ड मैकेंजी, बम्बई रैयतवारी व्यवस्था को लागू करने वाले एल्फिस्टन। ठीक है, बनारस का स्थायी बंदोबस्त को स्टार्ट करने वाला जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक कौन कौन हुए? तो दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और तथा आर.सी. दत्त, ये लोग आर्थिक आलोचक हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन की स्थिति को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने इकोनॉमिक ड्रेन के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी? तो इकोनॉमिक ड्रेन सिद्धांत के बारे में पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने ही लिखा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी। ठीक है, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी। पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑन है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। उन्होंने किस दल
के टिकट पर चुनाव लड़ा था, तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लिखा था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लड़ा था उदारवादी दल के टिकट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सर्वाधिक प्रभावी देन क्या थी? इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सर्वाधिक प्रभावी देन इन्होंने क्या दिया? तो उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग तो दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा क्या थी? तो इसकी बात कर ले, यह परिभाषा थी भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। मतलब भारत से वो कमा के ब्रिटेन को दे देते थे सब कुछ, ठीक है। कौन दादा भाई नौरोजी के अपवाद सिद्धांत ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था? तो सर सैयद अहमद खां उनके ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो कौन लोग दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो बाल गंगाधर तिलक हो गए, आरसी दत्त हो गए, एमजी रानाडे, ठीक है। किसने यह विचार दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी थी? कार्ल मार्क्स ने यह विचार दिया, ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, यह इसका क्या कारण था? तो भारत में स्वतंत्र विकास नहीं हुआ उद्योगों का, इसका प्रमुख कारण धनिक वर्गों द्वारा भू संपत्तियों में निवेश को तरजीह दिया जाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, शब्द इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किस लिए किया जाता था? तो इम्पीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों पर दिया के लिए होता था, ठीक है। आगे बात कर ले हम लोग तो भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति का दोहन महत्वपूर्ण अंग थे। कौन सी निधियां होम चार्जेज की संघटक थी? तो ये नीतियां निम्नलिखित है। तो लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि और भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले विधि, ठीक है। दोनों विधि इसके लिए उत्तरदायी थी। भारत में सबसे बड़ा पूंजी निवेश किस में किया गया था? तो रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में और नौ परिवहन में, ठीक है। सबसे बड़ा पूंजी निवेश भारत में रेलवे, बैंकिंग, बीमा और नौ परिवहन में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 1853 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई मिल के रूप में कहाँ की गई? तो बम्बई में की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बम्बई स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी 1853 की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह कंपनी काउजी नानाभाई द्वारा की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो यह विशेषता थी निर्यात अधिशेष विशेषता, ठीक है। 1760 से 1947 ईस्वी तक यह चला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में किसके द्वारा लाया गया? तो आज हम लोग शर्ट जीन्स पहनते हैं, लड़की लोग स्कर्ट पहनती है, वो यूरोपीय द्वारा भारत में लाया गया, ठीक है। अब बात कर ले हम नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पण्य वस्तुआ स्टेपल कमोडिटीज क्या थी? तो कपास, रेशम, सोरा और अफीम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी क्या थी? तो भारत में वस्त्र उद्योग के पतन का कारण क्या था? तो ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1880 ईस्वी में अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता किसने की? अकाल नीति पर नियुक्त आयोग की अध्यक्षता रिचर्ड स्ट्रेची ने की। किसने की? रिचर्ड स्ट्रेची ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? तो बिहार में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में की गई? 1916 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग का गठन के अध्यक्ष थे कौन? टी.एच. हॉलैंड। कौन थे? टी.एच. हॉलैंड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो 1918 ईस्वी में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1918 में भारतीय उद्योग आयोग के सदस्य के रूप में किसने अपनी रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत की थी? तो मदन मोहन मालवीय द्वारा रिपोर्ट अलग से प्रस्तुत किया गया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।